मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत, कतर और ओमान के नेताओं से बात की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन की निंदा की। भारतीय विमानन कंपनियां फंसे यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत और खाड़ी क्षेत्र के बीच आज 58 उड़ानें संचालित करेगी। अमेरिका और इस्राएल की सेनाओं ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। इस्राएल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के लगभग 60 ठिकानों को निशाना बनाया। भाजपा ने 6 राज्यों में राज्यसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की घोषणा की। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार से मनोनीत। रंगों के त्योहार होली पर आज समूचे देश में उल्लास। और आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज शाम कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कुवैत के युवराज शेख सबा अल खालिद अल हम्माद अल मुबारक अस सबा से टेलीफोन पर बात की। श्री मोदी ने इस दौरान कुवैत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन की निंदा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इस कठिन समय में कुवैत के लोगों के साथ है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कुवैत में भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिए कुवैत के नेतृत्व के निरंतर समर्थन की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अस सानी से बातचीत में कतर के साथ एकजुटता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक से भी बातचीत की और पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को ओमान के निरंतर समर्थन की सराहना की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण फंसे यात्रियों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारतीय विमानन कंपनियों की आज 58 उड़ानें संचालित करने की योजना है। नागर विमानन मंत्रालय ने बताया है कि इनमें इंडिगो की 30 और एयर इंडिया तथा एयर इंडिया एक्सप्रेस की 23 उड़ानें शामिल हैं। मौजूदा स्थिति के कारण भारतीय विमानन कंपनियों की 1221 और विदेशी एयरलाइंस की 388 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। यात्रियों को हवाई अड्डे पहुंचने से पहले संबंधित विमानन कंपनी से उड़ान की ताज़ा स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी गई है। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष 5वें दिन भी जारी है। इस्राएल और अमेरिका की संयुक्त सेनाओं ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए हैं। वहीं ईरान ने भी ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के अनुसार इस्राएल ने खुफिया जानकारी के आधार पर राजधानी तेहरान में परमाणु हथियार विकास केंद्र पर हमले किए। इससे ईरानी शासन की परमाणु हथियार विकसित करने की क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नष्ट हुआ है। इस्राएल ने कहा है कि अभियान शुरू होने के बाद से उसकी वायुसेना ने लगभग 300 ईरानी मिसाइल लॉन्चरों को निष्क्रिय किया है। इस्राएल ने लेबनान में भी अपने हवाई हमले तेज कर दिए हैं और हिजबुल्लाह से जुड़े लगभग 60 ठिकानों को निशाना बनाया है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के लॉन्च के बाद से पश्चिम एशिया क्षेत्र से 9000 से अधिक अमेरिकी नागरिक सुरक्षित रूप से स्वदेश लौट आए हैं। दूसरी ओर ईरान ने पश्चिम एशिया के कई देशों पर अपने हमले जारी रखे हैं। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसके वायु रक्षा तंत्र ने कल 11 बैलिस्टिक मिसाइलों और 123 ड्रोनों को रोका, जबकि एक मिसाइल देश की सीमा के भीतर गिरी। हालांकि इससे कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिका ने इसराइल की ओर से युद्ध छेड़ा है और उसे ईरान से कभी कोई खतरा नहीं था। समाचार कक्ष से आनंद पाठक। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में जारी संघर्ष का समाधान संवाद और कूटनीति से करने का फिर आह्वान किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत इस संघर्ष को शीघ्र समाप्त किए जाने के पक्ष में है। पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में उछाल आया है। वैश्विक शेयर बाजारों में भी गिरावट आई है। सोमवार को हुई तेज वृद्धि के बाद कल ब्रिटेन में गैस की कीमत 3 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इस बीच अमेरिका और यूरोप के शेयर बाजारों में भी भारी गिरावट आई है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने युद्धग्रस्त पश्चिम एशियाई क्षेत्र में 5 और 6 मार्च को होने वाली अपनी 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। इन परीक्षाओं की संशोधित तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी। बोर्ड ने कहा है कि 7 मार्च से आगे होने वाली परीक्षाओं के संबंध में कल तक स्थिति की समीक्षा के बाद निर्णय लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने 6 राज्यों में राज्यसभा चुनावों के लिए 9 उम्मीदवारों की घोषणा की है। भाजपा ने बिहार से पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और शिवेश कुमार को उम्मीदवार बनाया है। 16 मार्च को होने वाले चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की कल अंतिम तिथि है। असम में 3 सीटों पर भाजपा ने मौजूदा विधायक तेरश गोवाला और मंत्रिमंडल मंत्री जोगेन मोहन को मैदान में उतारा है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि भाजपा तीसरी सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। छत्तीसगढ़ में 2 सीटों पर भाजपा ने राज्य महिला आयोग की सदस्य लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। हरियाणा में 2 सीटों पर भाजपा ने पूर्व सांसद संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाया है। ओडिशा में 4 सीटों पर भाजपा ने पार्टी के अध्यक्ष मनमोहन सामल और निवर्तमान राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार को उम्मीदवार बनाया है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत न केवल अपने 140 करोड़ नागरिकों के लिए नेटवर्क का निर्माण कर रहा है, बल्कि विश्व के लिए विश्वसनीय डिजिटल सेतु भी बना रहा है। श्री सिंधिया ने स्पेन के बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 में भारत मंडप का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बायोफार्मा शक्ति और 3 रासायनिक पार्कों के लिए 13,000 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान को देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम बताया है। श्री नड्डा ने कल एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि मुक्त व्यापार समझौते विकसित भारत के लिए एक द्वार हैं और ये भारतीय उद्योगों का वैश्विक स्तर पर विस्तार करने के नए अवसर प्रदान करेंगे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उन मीडिया खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि प्राधिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से विमानन ईंधन के स्टॉक की जानकारी मांगी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्राधिकरण ने कहा है कि उसने किसी भी हवाई अड्डा संचालक से औपचारिक या अनौपचारिक रूप से ईंधन भंडार या अनुमानित ईंधन आवश्यकताओं के बारे में जानकारी देने के लिए नहीं कहा है। रंगों का त्योहार होली आज पूरे देश में मनाई जा रही है। होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। आई होली आई देखो होली आई रे। देश भर में ढोल की थाप और होली है की गूंज के साथ वातावरण खुशियों के रंगों से सराबोर है। बसंत की बयार के आगमन के साथ गुजिया की मिठास और ठंडाई की खुशबू से होली का माहौल और भी खुशनुमा हो जाता है। होली न केवल रंगों का उत्सव है, बल्कि ये प्रेम, भाईचारे और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। खाकी चूनी देह की, फीका हर बंधे, जिसने रंगा रूह को वो सच्चा रंगरेज। पिचकारियों से निकलता रंगीन पानी बच्चों के मन में अद्भुत उत्साह और उमंग भरता है। आज के दिन कई स्थानों पर विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनमें उत्तर प्रदेश में मथुरा और वृंदावन की होली विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ की लठमार होली और फूलों की होली को अपनी यादों में हमेशा के लिए संजोने के लिए प्रतिवर्ष देश विदेश से पर्यटक यहाँ आते हैं। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में भी रंगोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाता है।
हनुमानगढ़ी में नागा साधुओं की अनूठी होली, गुलाल और फगुआ गायन से पूरी अयोध्या जीवंत हो उठती है। होली का त्योहार हमें कटुता और द्वेष को मिटाकर प्रेम और सद्भाव से जीवन जीने की प्रेरणा देता है। रंगानाम उत्सवे अस्मिन् लोके सर्वेषां जीवनम सुख शांति समृद्धि भी परिपूर्णम भवतु। आकाशवाणी की ओर से आप सभी श्रोताओं को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश में भी होली हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। प्रदेश में सुबह से ही होली का उत्साह नजर आ रहा है। अपने अपने घरों में पूजा करने के बाद लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं और होली की मुबारकबाद दे रहे हैं। बरेली, फिरोजाबाद सहित प्रदेश के कई शहरों में आज खास बारात भी निकलती है, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग शामिल होते हैं। मथुरा, वृंदावन में होली की अलग ही छटा नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में होली समारोह में हिस्सा लेंगे और भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा का नेतृत्व करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता नानाजी देशमुख ने 1944 में इस शोभा यात्रा की शुरुआत की थी और गोरक्ष पीठ का इससे विशेष नाता रहा है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप का पहला सेमीफाइनल आज शाम दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7 बजे से शुरू होगा। दूसरे सेमीफाइनल में कल भारत का सामना मुंबई में इंग्लैंड से होगा। दोनों मैचों के विजेता 8 मार्च को अहमदाबाद में खिताबी मुकाबला खेलेंगे। आकाशवाणी नई श्रृंखला पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी में वर्ष 2026 की पद्म पुरस्कार विभूतियों से बातचीत प्रसारित कर रहा है। आज दूसरे एपिसोड में संथाली लेखक रबिलाल टुडू से बातचीत प्रसारित की जाएगी। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए श्री रबिलाल टुडू को पद्मश्री से अलंकृत किया जाएगा। ये पॉडकास्ट आज शाम 5:10 पर 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हल्की वर्षा का अनुमान लगाया है। सिक्किम में भी आज सुबह के समय कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती। धन्यवाद प्रियंका। पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी खबरों को आज जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने लंबी और भयानक होती लड़ाई शीर्षक से लिखा है, इसराइल ने लेबनान के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया। ईरान का सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन से हमला। अमेरिका ने सऊदी अरब और कुवैत में दूतावास बंद किए। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईरान ने बंद किया होर्मुज का रास्ता, 700 टैंकर फंसे। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, जंग 7 दिन तक और चली तो भारत में भी संकट। 4 दिन के युद्ध में कच्चा तेल 14% महंगा हो चुका, बाजार 8% और सोना चांदी 11% तक गिरे। वहीं पंजाब केसरी का कहना है, भारत के पास 45 दिन का तेल भंडार। हिंदुस्तान ने सुखद खबर से लिखा है, युद्ध क्षेत्र से अपनों की सकुशल वापसी शुरू। विशेष विमानों के जरिए 150 से अधिक भारतीय स्वदेश लौटे। नवभारत टाइम्स की खबर है, भारत में विदेशी यूनिवर्सिटीज की फीस होगी कम। विद्यार्थियों को राहत, ट्यूशन फीस में 50% तक हो सकती है कमी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सीबीएसई का 6ठी कक्षा से 3 भाषा नीति लागू करने का फैसला। इसमें विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषा अनिवार्य होगी। अंग्रेजी अब अनिवार्य विषय नहीं बल्कि विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी। होली के उल्लास को भी सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की डोल यात्रा में उड़ा अबीर गुलाल। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में रंग और उमंग शीर्षक से लिखा है, होली पर देश भर में एक जैसा रंग तथा गायन वादन की भिन्नता देखने को मिलती है। यह उत्सव संदेश देता है कि भारत किस तरह एकता में अनेकता समाहित करने वाला अद्भुत देश है। यह भारत की विशिष्टता भी और उसकी शक्ति भी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत, कतर और ओमान के नेताओं से बात की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन की निंदा की। भारतीय विमानन कंपनियां फंसे यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत और खाड़ी क्षेत्र के बीच आज 58 उड़ानें संचालित करेंगी। अमेरिका और इसराइल की सेनाओं ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के लगभग 60 ठिकानों को निशाना बनाया। भाजपा ने 6 राज्यों में राज्यसभा
चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की घोषणा की। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार से मनोनीत। और रंगों के त्योहार होली पर आज समूचे देश में उल्लास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।